नमस्कार। आज हम जो स्कूल व्याख्याता भूगोल में जो थिंकर हैं, विचारक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से विचारक हैं। तो देखो, एक तो ग्रीक यानी यूनानी व रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। ग्रीक का मतलब यूनानी व रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। इनके अलावा देखो, हम्बोल्ट है, रिटर है, रेटजेल है, हार्टशोन है, हंटिंगटन है, ब्लास है, कार्ल सावर के कार्य। इन विचारकों के अलावा भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और उद्देश्य, ये हमारे स्कूल व्याख्याता में सिलेबस के टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम जो विचारक हैं इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इसके बाद में सबसे पहले हम ग्रीक यानी यूनानी जो भूगोलवेताओं का जो योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, भौगोलिक विचारधारा के संबंध में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर शास्त्रीय काल, अंधकार काल और अभिनव काल में विभाजित किया जा सकता है। यानी भौगोलिक विचारधारा भौगोलिक विचारधारा भौगोलिक विचारधारा के संबंध में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर शास्त्रीय काल, अंधकार काल व अभिनव काल में विभाजित किया जा सकता है। यानी भौगोलिक विचारधारा के संबंध में जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर अगर विभाजन किया जाए तो कौन कौन से काल हो गए? एक तो शास्त्रीय काल हो गया, एक अंधकार काल हो गया और एक अभिनव काल। यानी 3 कालों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो देखो, शास्त्रीय काल में यदि शास्त्रीय काल की बात करें तो इसके अंतर्गत यूनानी, रोमन, भारत व चीन की जो विचारधारा है वो सम्मिलित की जा सकती है। इसके अंतर्गत यूनानी का मतलब ग्रीक, यूनानी, रोमन, भारत व चीन की विचारधाराएं सम्मिलित की जाती हैं।
यानी शास्त्रीय काल में देखो इसके अंतर्गत यूनानी यानी ग्रीक रोमन, यूनानी ग्रीक रोमन, भारत व चीन की जो विचारधाराएं हैं ये सम्मिलित की जाती है। दूसरा जो था अंधकार काल, तो अंधकार काल के अंतर्गत अरब विचारधाराएं शामिल होती हैं। अरब विचारधाराएं यानी इसके अंतर्गत देखो अरब विचारधाराएं सम्मिलित हैं। तीसरा जो अभिनव काल है, तो अभिनव काल के अंतर्गत जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिका व सोवियत विचारधाराएं सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिका व सोवियत विचारधाराएं सम्मिलित हैं। सोवियत विचारधाराएं सम्मिलित हैं। तो ये याद रखना, यानी भौगोलिक विचारधारा के संबंध में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर शास्त्रीय काल, अंधकार काल और अभिनव काल में विभाजित किया गया है। और जो शास्त्रीय काल है इसके अंतर्गत यूनानी यानी ग्रीक, रोमन, भारत और चीन की विचारधाराएं सम्मिलित है। अंधकार काल में अरब विचारधाराएं सम्मिलित हैं और अभिनव काल में जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिका और सोवियत विचारधाराएं सम्मिलित हैं। ये विशेष याद रखना क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अब देखो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले जो ग्रीक के यानी जो यूनानी भूगोलवेत्ता है उनका जो योगदान है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूनानी यानी ग्रीक विचारकों के बारे में चर्चा करेंगे। यूनानी यानी ग्रीक के विचारक। सबसे पहले जो यूनानी यानी ग्रीक विचारक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक की बात करें तो यूनानी साम्राज्य का स्वर्णकाल रहा था। 600 ईस्वी पूर्व से यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक यूनानी साम्राज्य का स्वर्णकाल रहा था। कब से कब की बात करें, यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक यूनानी साम्राज्य का स्वर्णकाल रहा था। व्यवस्थित भूगोलिक अध्ययन की यदि बात करें तो इनका श्रेय भी किनको जाता है, यूनानियों को ही जाता है। व्यवस्थित
व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन का श्रेय ग्रीक का मतलब है यूनानियों यानी व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन का श्रेय ग्रीक यूनानियों को ही दिया जाता है। ये विशेष याद रखना। देखो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक यूनानी साम्राज्य का शासनकाल रहा था और जो व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? ग्रीक या यूनानियों को दिया जाता है। आगे देखो, इन्होंने यानी यूनानियों ने इन्होंने भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखो इन्होंने यानी जो यूनानी हैं इन्होंने भू आकृति विज्ञान, इनके अलावा जलवायु विज्ञान आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किन्होंने दिया था? यूनानियों ने। इनके अलावा देखो खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान के अलावा गणितीय भूगोल तथा गणितीय भूगोल में भी योगदान दिया था। में भी योगदान दिया था, यह योगदान रहा। यानी खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल है, इसमें भी जो यूनानी भूगोलवेत्ता है इनका विशेष योगदान रहा था। इनके अलावा देखो यूनान में सिकंदरिया में एक संग्रहालय तथा पुस्तकालय की स्थापना की थी। यूनान के सिकंदरिया में एक संग्रहालय तथा पुस्तकालय की स्थापना की। यानी यूनानियों ने सिकंदरिया में एक संग्रहालय व पुस्तकालय की स्थापना की थी। अब देखो इस संग्रहालय व पुस्तकालय में हिप्पार्कस व इरोटोथमिस ने अपने वैचारिक मत प्रस्तुत किए थे। ये विशेष याद रखना, नोट। इसी संग्रहालय
व पुस्तकालय इसी संग्रहालय व पुस्तकालय में हिप्पार्कस तथा इरेटोस्थनीज ने अपने वैचारिक मतों को प्रस्तुत किया था। तो देखो, ये जो संग्रहालय है इसमें जो हिप्पार्कस व इरेटोस्थनीज हैं, इनके विचारों को मत जो प्रस्तुत है वो किया था किसमें? सिकंदरिया जो संग्रहालय है उसमें। आगे देखो, इस सभ्यता को आधुनिक साहित्य एवं सभ्यता का जन्मदाता माना गया है। यानी इस सभ्यता को आधुनिक साहित्य व सभ्यता का जन्मदाता माना गया है। आगे देखो, अब हम सबसे पहले जो यूनानी जो भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? यूनानी भूगोलवेत्ता। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? जो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो यूनानी भूगोलवेत्ता में देखो, होमर हुआ था, थेल्स हुआ था, एनेक्जिमेंडर हुआ था, हिक्केटियस हुआ था, हीरोडोटस हुआ था, प्लेटो हुआ था, अरस्तु हुआ था, सिकंदर हुआ था, थियोफ्रेटस हुआ था, पीथियस हुआ था, इरेटोस्थनीज हुआ था, हिप्पार्कस हुआ था और पोसिडोनियस प्रमुख विचारक हैं। कौन से? यूनानी। तो सबसे पहले हम जो होमर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। होमर, देखो, होमर यूनान का एक महान लोकप्रिय कवि था। होमर यूनान का महान लोकप्रिय कवि था। जो होमर था ये यूनान का एक महान लोकप्रिय कवि था। उसकी जो कृतियों का जो प्रकाशन था वो इलियड व ओडिसी नामक महाकाव्यों से हुआ था। उसकी कृतियों का
उसकी कृतियों का प्रकाशन इलियड और ओडेसी नामक महाकाव्यों से हुआ है। नामक महाकाव्यों से हुआ। यानी जो होमर थे उनके दो महाकाव्य थे, विशेष याद रखना, एक था इलियड और दूसरा था ओडेसी, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो इलियड और ओडेसी है वो किनके महाकाव्य थे, तो होमर के ये महाकाव्य थे। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो ये जो महाकाव्य है, ट्राजन का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। इनके अलावा ऐतिहासिक भूगोल के मूल्यवान जो सूचना व ज्ञात विश्व की जानकारी से पूर्ण है ये दोनों महाकाव्य। तो देखो ये महाकाव्य ट्राजन के युद्ध देखो जो ट्राजन का युद्ध था वो कब हुआ था? 1280 व 1180 ईस्वी पूर्व। 1280 व 1180 ईस्वी पूर्व के वर्णन तथा ऐतिहासिक भूगोल की मूल्यवान सूचनाओं व ज्ञात विश्व की जानकारी से पूर्ण है। ज्ञात विश्व की जानकारियों से पूर्ण है। तो ये जो महाकाव्य है इसमें किनका युद्ध उल्लेख मिलता है? जो ट्राजन के युद्ध हुआ था। इनके अलावा ऐतिहासिक भूगोल की जो मूल्यवान सूचनाओं व ज्ञात विश्व की जानकारी से ये जो ग्रंथ है ये पूर्ण है। इनके अलावा देखो ये होमर ने ये कहा था, होमर के अनुसार, कि पृथ्वी को महासागर नदी से चारों ओर घिरा वर्ताकार मानता है। होमर पृथ्वी को महासागर नदी से चारों ओर घिरा वर्ताकार मानता है। यानी होमर पृथ्वी को महासागर नदी से चारों ओर से घिरा हुआ वर्ताकार मानता है।
ये है आकाश को यानी होमर, ये है आकाश को ठोस नत्तोदर तल की स्वर्गीय मेहराब समझता था। यानी होमर आकाश को ठोस नत्तोदर तल की स्वर्गीय मेहराब समझता था। इनके अलावा देखो, आकाश का विस्तार भी पृथ्वी के बराबर था जो ऊंचे स्तंभों पर टिका था। होमर का मानना था कि आकाश का विस्तार यानी होमर का मानना था कि आकाश का जो विस्तार भी पृथ्वी के बराबर था, यानी जो पृथ्वी है उसके बराबर आकाश का विस्तार मानते थे होमर, जो ऊंचे स्तंभों पर टिका था। जो ऊंचे स्तंभों पर टिका था। तो जो होमर थे उनका मानना था कि आकाश को ठोस नतोदर की स्वर्गीय मेहराब समझता था तथा आकाश का जो विस्तार था वो पृथ्वी के बराबर था जो ऊंचे स्तंभों पर टिका था। ये स्तंभ एटलस पर्वतों के अधिकार में थे। ये स्तंभ एटलस पर्वतों के अधिकार में था। किसके अधिकार में था? ये जो आकाश था ये पृथ्वी के समान यानी पृथ्वी के बराबर था जो ऊंचे स्तंभों पर टिका हुआ था, और ये जो स्तंभ थे एटलस पर्वतों के अधिकार में थे। होमर अपनी कविताओं में कई बार व्यक्त किया कि सूर्य उदय महासागर नदी से होता है और जो पुनः उसी में अस्त हो जाता है। किन्होंने कहा था? होमर ने। देखो, होमर ने अपनी कविताओं में कई बार व्यक्त किया कि सूर्य उदय महासागर नदी से होता है। महासागर नदी से होता है जो पुनः उसी में अस्त हो जाता है। जो पुनः उसी में
अस्त हो जाता है। जो पुनः उसी में अस्त हो जाता है। होमर का मानना है कि उस समय, देखो उस समय किसी को भी यह जानने की चिंता नहीं थी कि सूर्य अपनी यात्रा पुनः आरंभ करके उदय बिंदु तक कैसे पहुंचता है। उदय बिंदु तक कैसे पहुंचता है। इनके अलावा देखो तारागणों का भी प्रतिदिन उदय अस्त की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, जो जल में डुबकी लगाने की बारे में भी इन्होंने कहा था। तो तारागणों को भी प्रतिदिन उदय अस्त की यही क्रिया थी वे भी महासागर जल में डुबकी लगाते थे। महासागर जल में डुबकी लगाते थे। इनके अलावा होमर ने चारों दिशाओं से आने वाली पवनों का भी वर्णन किया था। होमर ने चारों दिशाओं से आने वाली पवनों का भी वर्णन किया। होमर ने जो चार दिशाओं से आने वाली जो पवन है उनका भी वर्णन किया था। बोरस या बोरियस, देखो चार दिशाओं की पवनों का वर्णन किया था। इनमें देखो उत्तर दिशा में जो यानी बोरस या बोरियस पवन बताई थी, यह है उत्तरी प्रदेश, थ्रेस से चलने वाली हवा थी। यानी जो उत्तर दिशा में या उत्तर प्रदेश थ्रेस से चलने वाली हवा कौन सी थी, बोरस या बोरियस,
जिससे आकाश साफ एवं वर्षा कम तथा मौसम सुहावना रहता है। कौन सी पवन की बात करें? जो उत्तर दिशा से जो चलने वाली पवन थी, कौन सी? बोरस या बोरियस। दक्षिण दिशा से जो पवन चलती थी उसे नॉर्थ नाम दिया गया था। यह दक्षिण से प्रवाहित होने वाली तूफानी पवन है। तूफानी पवन है। जेफेरस या जीफारस ये पश्चिम तूफानी पवन थी। ये पश्चिमी तूफानी पवन थी। कौन सी पवन थी? पश्चिमी तूफानी पवन। इनके अलावा देखो, जो पूर्वी दिशा थी उससे हायूरुस या यूरुस पवन या यूरुस पवन का नाम दिया था। ये जो पवन है ये गर्म व शांत पवन थी। ये पूर्वी गर्म व शांत पवन है। तो होमर ने चारों दिशाओं से आने वाली पवनों का वर्णन किया था। उत्तर दिशा से बोरस, दक्षिण दिशा से नॉर्थ और पश्चिमी दिशा से फेरस और पूर्वी दिशा से हुरुस पवन के बारे में बताया था। पवनों के अतिरिक्त यदि बात करें पवनों के अतिरिक्त होमर ने अपनी कविताओं में प्लीडेज, ओरियन, हाइड्रा, बूट्स तथा ग्रेट बियर जो आदि जो तारापुंज हैं उनका भी विवरण दिया था।
आदि तारापुंजों का भी विवरण दिया है। ये जो होमर के जो प्रमुख योगदान था, इनके अलावा जो अन्य जो थिंकर हैं इनकी चर्चा हम कल करेंगे।